हेलो एवरीवन, दिस इज सी दीपक अग्रवाल और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड मेंटर फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट। मैं आप लोगों को कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ाता हूं जिसमें आपका कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स है। और जैसे कि अभी आपको पता है कि एक कमेटी बना था और कमेटी बना था कि इन ऑर्डर टू चेंज सर्टेन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ये जो ऑडिट होता है, कॉस्ट ऑडिट होता है, उसके रिलेटेड कुछ चेंजेस लाए जाए, कुछ चेंज किया जाए कॉस्ट ऑडिट को लेके। तो उन्होंने एक कमेटी बनाया, कमेटी का रिपोर्ट आया और इस कमेटी का रिपोर्ट को लेके बहुत जगह नेगेटिविटी छाया हुआ है। ये बोला जा रहा है कि भैया ये रिपोर्ट जैसे ही पब्लिश किया गया, ये रिपोर्ट का जैसी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया एमसीए के वेबसाइट में, सब लोग ये बोल रहे थे कि यार ये रिपोर्ट आने के बाद ऐसा लग रहा है कि सीएमए जो प्रोफेशन है वो रहेगा ही नहीं, प्रोफेशन खत्म हो जाएगा। ये मैं अभी ये जितना भी डाउट है आपका क्लियर कर दूंगा। एज एन एक्सपर्ट मैं आपका ये डाउट क्लियर करूंगा। बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी छाया हुआ है, ये रिपोर्ट को गलत तरीके से पढ़ा जा रहा है। ये रिपोर्ट ऐसे पढ़ा ही नहीं जाता है। रिपोर्ट जैसे पढ़ा जाता है, एज एन एक्सपर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि रिपोर्ट कैसे पढ़ा जाता है। देखिए रिपोर्ट का है ना अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। ये रिपोर्ट को पहले समझिए, इसका इंडेक्स को समझिए। सबसे पहले कमिटी के बारे में बताया जा रहा है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी के बारे में बताया जा रहा है कि एक समरी दिया जा रहा है आपको, क्या समरी है, किस लिए किया गया था ये काम, ये सब चीज बताया जा रहा है। और लास्ट में देखेंगे ना आपको, लास्ट में देखिए आप लोग को पता चलेगा यहाँ पे इन्होंने समरी दिया है कि हम लोग ने क्या की रिकमेंडेशन है कमेटी का। आफ्टर ऑल दोज रिकमेंडेशन उन्होंने क्या किया, रिकमेंडेशन क्या किया, आफ्टर जितना भी रिकमेंडेशन है, स्टेक होल्डर्स का रिकमेंडेशन है, उसको कंसिडर करके कमेटी ने क्या रिकमेंड किया गवर्नमेंट को वो बताया जा रहा है। हम लोग के लिए यही रेलिवेंट है, समरी ऑफ की रिकमेंडेशन। पूरा रिपोर्ट पढ़ने का हम लोग को दरकार नहीं है, कमेटी का काम है। देखिए कमेटी तो पूरा रिपोर्ट बना के देखा ना कि हम लोग ने ऐसे काम किया वैसे काम किया। हम लोग का काम क्या है कि कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाया उसका की रिकमेंडेशन क्या है, खाली उसको देखने का। ठीक है, क्योंकि हम लोग का काम पॉलिसी बनाना नहीं है, पॉलिसी फ्रेमिंग नहीं है। पॉलिसी फ्रेमिंग का काम गवर्नमेंट का है। तो हम लोग को ये देखना है कि की रिकमेंडेशन क्या है। तो डायरेक्टली हम लोग की रिकमेंडेशन जाते हैं कि जो पेज नंबर 203 में है, ये देखिए ये की रिकमेंडेशन है, हम लोग को यहीं पे ही जाना है। ओके, अब आप ये जब की रिकमेंडेशन पढ़ेंगे ना आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप लोग क्या है ऊपर का कमेंट पढ़ रहे हैं, कमेंट से हम लोग को क्या मतलब है, हम लोग को तो की रिकमेंडेशन से मतलब है। तो ठीक है, हम लोग डायरेक्टली की रिकमेंडेशन में जाते हैं, जो रिकमेंडेशन आपका किया गया। ओके, अब आपका जितना भी डाउट है ना क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोफेशन को क्या क्विट कर देना चाहिए, क्या ये बहुत गलत प्रोफेशन है, हम लोग गलत प्रोफेशन में आगे। भैया मैं बोल रहा हूं कि ये प्रोफेशन पूरा दुनिया रहे क्या नहीं, ये प्रोफेशन तो रहेगा ही रहेगा। आप ये रिकमेंडेशन देख के देखिए, आप लोग को रिकमेंडेशन से विल बी एन आई ओपनर। आप ये रिकमेंडेशन देखिए जो कि कमिटी ने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ओके, अब उस पे कमेंट मांगा जा रहा है कि जो हम लोग ने रिकमेंड किया है ना गवर्नमेंट को, वो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, जो दुनिया ने बोला हमको उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। दुनिया ने हमको क्या बोला, हमने क्या लिखा, अब जो हमने गवर्नमेंट को लिखा है ना आप उसमें कमेंट करिए। दुनिया ने क्या बोला है उससे कमेंट करने का दरकार नहीं है। वो हम लोग ने सुन लिया, उनका फरियाद सुन लिया, फिर उसके बाद हमने ये रिपोर्ट बनाया है। ओके, चलिए तो आ जाते हैं समरी ऑफ की रिकमेंडेशन में। तो देखिए समरी ऑफ की रिकमेंडेशन एक एक करके समरी पढ़ेंगे और आप जब देखोगे ना यार, एक एक आपको रिकमेंडेशन बताऊंगा, आपको ये लगेगा कि भैया ये प्रोफेशन तो रहेगा ही रहेगा, जीवन भर जन्मों जन्मों तक रहेगा और ये प्रोफेशन का काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अभी देखिए, देखिए द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी आर नॉट ओनली लिमिटेड टू कंपनीज विद इन द परव्यू ऑफ कंपनीज एक्ट बट इट एक्सटेंड्स टू अदर एंटिटी। बोला है कि हम लोग को जो है ना ये जो कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स जो है ना, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स, इसका इसका हम लोग को ये करना है कि ये ट्रस्ट के ऊपर भी एप्लीकेबल हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी एप्लीकेबल हो और ऑटोनोमस बॉडीज के भी एप्लीकेबल हो। तो रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी इन्वॉल्व्स अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव कीपिंग इन माइंड द नेशंस इंटरेस्ट as MCA is mandated to cover only companies. MCA may forward the recommendation relating to trust, cooperate and alternate by PLI and other trusts to departments of expenditure, Ministry of Finance. बोला कि MCA का काम खाली कंपनीज को देखना है ना, MCA का काम खाली कंपनीज को देखना है। ऑब्वियसली MCA तो कंपनीज को ही रूल करता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स तो कॉर्पोरेट कंपनीज को ही दिखता है वो। और उसके बाद बोल रहा है कि ट्रस्ट के ऊपर भी हम लोग ये चाहते हैं ये रूल एप्लीकेबल हो, इसलिए हम लोग रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को ये फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो इट्स अ वेलकम स्टेप ना, बढ़िया है। ज्यादा आदमी लोग आएगा, ज्यादा आदमी लोग का कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल है, पैसा ही पैसा, समझ में आया। ठीक है, कवरेज ऑफ कंपनीज अंडर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। तो देखिए पहला रिकमेंडेशन तो ये था कि कंपनीज के साथ साथ ये आपका रिकमेंडेशन कहाँ पे जाए, ट्रस्ट के पास भी जाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास भी जाए और उसके बाद ऑटोनॉमस बॉडी के पास भी जाए। ऑटोनॉमस बॉडी मतलब आपका जो बॉडी ऑटोमेटिक, जैसे अलग अलग बॉडी है ना, रेगुलेटरी बॉडी, उन लोग के ऊपर भी जाए। ऑटोनॉमस बॉडी मतलब जो बॉडीज आपका अलग अलग डिपार्टमेंट को देखता है, बॉडीज गवर्नमेंट बॉडीज, नाबार्ड, सिडबी, इडबी, उन लोग के ऊपर भी ये वाला रूल लगे। तो ये बहुत बढ़िया वेलकम स्टेप होगा, बहुत जबरदस्त वाला स्टेप है, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज और कवर अप होएगा। ओके,
अब बोला क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इनटू रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड सेक्टर, बोला अबॉलिशिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स इनटू रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड, इंस्टेड सिंगल एक सिंगल लिमिट बन जाएगा। पहले क्या होता था, टेबल ए प्रोडक्ट होता था एंड टेबल बी प्रोडक्ट होता था, दो प्रोडक्ट होता था ना, टेबल ए एंड टेबल बी फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट दो टेबल होता था, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब हम लोग सिंगल प्रोडक्ट कर देंगे, एक ही प्रोडक्ट कर देंगे, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड नहीं रखेंगे, रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड नहीं रखेंगे, एक ही टेबल बना देंगे। तो बढ़िया है ना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, और सिंप्लीफाई हो जाएगा ना वर्क हम लोग का। देखिए कॉस्ट ऑडिट का सिलेबस कम हो जाएगा, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट का, बढ़िया है ना, कम पढ़ना पड़ेगा। रेगुलेटेड को भी याद रखो, अनरेगुलेटेड को भी याद रखो। अब भैया एक ही टेबल है, हमको उससे क्या मतलब, टेबल ए प्रोडक्ट टेबल बी प्रोडक्ट, सम्स इजी हो जाएगा। बढ़िया यार, एज अ स्टूडेंट समझो ना कितना मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना एज अ स्टूडेंट। और एज अ प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनल हो तो भी देखिए कितना ईजी है ना, एक ही टेबल रहेगा। अब जीएसटी आया तो सब बोलेंगे अरे यार वैट हट गया था, वैट में तो 3-4 तरीके का रेट लगता था, अब एक ही जीएसटी हो जाएगा। अरे कस्टम ड्यूटी होता था, वैट होता था, ये कस्टम ड्यूटी होता था, सर्विस टैक्स होता था, कॉम्पोजिट स्कीम होता था, ये होता था, अरे सब है अभी जीएसटी में, सब है। बढ़िया ना, नया चीज आया, सबको डर लगा, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, काम बढ़ा ना। वैसे ही आपको देखिए इससे काम बढ़ेगा हम लोग का, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर टू बी रिटेन्ड एंड डिलीटेड एंड अदर नंबर। बोल रहा है कि कुछ कुछ सेक्टर्स है ना ये लोग रिटेन करेगा, और कुछ कुछ, पहले 39 सेक्टर्स होता था, अब उसके बाद वो लोग बोला 35 सेक्टर रहेगा, 4 सेक्टर्स को ये लोग रिमूव कर दिया, 4 सेक्टर में अब कॉस्ट ऑडिट करने का दरकार नहीं है। तो हो सकता है उसमें कॉस्ट ऑडिट करने का दरकार ही नहीं होता होगा, यूज ही नहीं आता होगा, इसलिए उन लोग ने रिमिट हटा दिया, ठीक है। और 16 नया सेक्टर ऐड हुआ है। तो बोलिए देखिए 39 था पहले, अब क्या हुआ, 39 माइनस 5 34 प्लस 16, तो 50 सेक्टर हो गया। और बढ़िया हुआ ना, अभी तक मेरे को तीनों चीज जो पढ़ा है ना उसके लिए तो यही लग रहा है कि यार मजा आ गया, मजा आ गया, जबरदस्त। इतना बढ़िया रिपोर्ट तो देखे नहीं। कॉस्ट एज अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप लोग को भी मजा आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला कमिटी रिकमेंड्स टू एक्सेप्ट मॉडिफिकेशन अंडर पोर्ट सर्विस एंड देयरफॉर डिलीट द वर्ड रेगुलेटेड बाय द टैरिफ अथॉरिटी सिंस द पावर bestowed on tariff authority for major ports under the erstwhile MPT Act to regulate tariff for service provided by major port and port trust stand withdrawn with effect from इतना as per the suggestion of Ministry of Port। तो बोला मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट की वजह से क्या रहा है, ये हटा दिया, रेगुलेटेड बाय द टैरिफ अथॉरिटी ऑफ मेजर पोर्ट अंडर द मेजर पोर्ट एक्ट सिंस द पावर ऑफ bestowed टू ऑन द टैरिफ अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। तो ये पोर्ट से रिलेटेड उन लोग ने एक अमेंडमेंट किया, बोला कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशन किया था कि ये वाला वर्ड को डिलीट करने के लिए कि इसका पावर बढ़ जाए, तो ठीक है हम लोग ने हटा दिया, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीटीए कोड एंड सर्विस सेक्टर कोड फॉर सेक्टर्स कवर्ड अंडर सीसीआरए रूल। तो बोल रहा है कुछ कोड हम लोग ने आइडेंटिफाई किया था, उसको हम लोग अमेंड करेंगे, ठीक है। चेंजेस इन सीटीए कोड ऑन अकाउंट ऑफ अमेंडमेंट इन द कस्टम टैरिफ एक्ट। बोलता है कस्टम टैरिफ एक्ट में अमेंडमेंट के हिसाब से आप सीटीए कोड को चेंज कर दीजिए, ठीक है ना यार। इंटरनेशनल हार्मोनाइज सिस्टम हम लोग मेंटेन करते हैं, इंडियन टैरिफ कोड, इंडियन टैरिफ क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम हम लोग मेंटेन करते हैं, तो ठीक है। एक ही कोड सब जगह होना, अलग अलग कोड अलग अलग एक्ट रूल्स में, तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा ना इससे प्रोसेस। तो इस सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, तो बढ़िया है ना। कोड्स को अलग टू इंक्लूड अनकोटेड क्राफ्ट एंड पेपर बोर्ड, ये चीज ऐड हुआ है, ठीक है। और उसके रिवाइज लिस्ट ऑफ सेक्टर अलॉन्ग विद सीटीए सर्विस कोड, ठीक है। कोड्स चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, बस कोड चेंज हो रहा है, इसके घबराने का दरकार नहीं। और ये हटा दिया क्या, ये वाला सर्विस को हटा दिया क्या, नहीं, ये कोड खाली चेंज हो रहा है, क्योंकि कस्टम टैरिफ एक्ट में चेंजेस होता है ना कोड्स को, तो उससे मतलब मिलता जुलता, उससे मिलता एकदम पूरा सिमिलर कोड्स लाया जाएगा कि हर जगह एक ही कोड हो। यार सही में हर जगह एक ही कोड होना चाहिए ना, हर जगह एक ही कोड होना चाहिए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी में भी कोड्स को रेफर किया जाता है, तो आईटीसी कस्टम टैरिफ का कोड्स को रेफर किया जाता है। और यहाँ पे भी अगर हम लोग कोड को रेफर कर रहे हैं तो आईटीसी को रेफर करिए, क्यों, क्योंकि वो इंटरनेशनल वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन को देख के बना है, तो बढ़िया ना, आईटीसी एचएस कोड के हिसाब से हम लोग चेंज कर रहे हैं, ओके। Criteria for maintenance of cost record to fix aggregate turnover limit of 75 crores for the product and services covered under CCRA rule for cost record maintenance as well as cost audit। बोल रहा है cost record के लिए भी एंड कॉस्ट ऑडिट के लिए भी। अब बोल रहा है एक ही लिमिट चलेगा भैया 75 करोड़ का। पहले क्या होता था, हम लोग कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए देखते थे कितना, 35 करोड़, और कॉस्ट ऑडिट के लिए देखते थे, कॉस्ट ऑडिट के लिए देखते थे अलग अलग, रेगुलेटेड सेक्टर होगा कि अनरेगुलेटेड होगा। अब हम लोग पढ़े ना ऊपर, अनरेगुलेटेड रेगुलेटेड का तो दरकार ही नहीं है ना। फिर यहाँ पे लिमिट देखते थे 100 करोड़ का और 100 करोड़ का और 50 करोड़ का, ऐसे लिमिट था ना। तो बोला अब यार हटा दिया गया, अब बोला सिंगल टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट लगेगा भैया। अगर 75 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर हो गया, 75 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर हो गया, तो अगर 75 करोड़ के ऊपर टर्न हो गया तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा और कॉस्ट ऑडिट भी। पहले क्या होता था कि कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे लेकिन कॉस्ट ऑडिट नहीं करेंगे, तो ये झमेला होता था ना। अरे भैया तुम कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करो तो उसका ऑडिट भी कराओ, ठीक है। तो
ये तो और अच्छा हो गया ना कि भैया कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो कॉस्ट ऑडिट भी कराना कंपलसरी। अब कॉस्ट रिकॉर्ड कौन बनाता है? कॉस्ट रिकॉर्ड कंपनीज बनाता है, ठीक है। और कॉस्ट ऑडिट कौन कराता है? कॉस्ट ऑडिट करता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। कॉस्ट मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस में रहता है। तो हर जगह दोनों, चाहे आप कॉस्ट रिकॉर्ड बनाओ चाहे कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट करो, सीएमए का रोल लगेगा। नॉर्मल आदमी नहीं बना सकता ना कॉस्ट रिकॉर्ड, इतना सारा चीज होता है, CRA 1 CRA 2, पता है ना यार, इतना जबरदस्त होता है वो। अब उसको उसको देख के पूरा लॉ को पढ़ के आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है, तो कौन हेल्प करेगा भैया? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही हेल्प करेगा ना। अब मान लो यार कंपनी का टर्नओवर आज की डेट में आप बोलोगे यार ये पहले 35 करोड़ था, अब 75 करोड़ हो गया, अब कोई बनाएगा नहीं कॉस्ट रिकॉर्ड। अरे बाबू, जो आपका 35 करोड़ का टर्नओवर था 4-5 साल पहले, अब वो यार बढ़ गया ना यार इतना 75, क्या कंपनी डूब गया क्या? अरे कंपनी डूब गया तो उससे तुमको पैसा भी क्या मिलेगा? जो 35 से अपना टर्नओवर अभी तक 75 करोड़ नहीं कर पाया, वो कंपनी क्या ही चलेगा? अब कंपनी जो आपको प्रोग्रेसिंग कंपनी है, डेवलपिंग कंपनी है, जो आगे बढ़ रहा है, उसी के संग जुड़ो ना। अरे यार जो अपना 5-7 साल 10 साल में जब ये कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट रूल्स आया था, तब तक यार आपका वो कंपनी का टर्नओवर नहीं बढ़ा पाया, 35 से 75 नहीं कर पाया, उससे जुड़ के भी क्या करोगे? उससे जुड़ के भी क्या करोगे? और नया जो कंपनी है यार, ठीक है, वो आएगा ना, बढ़ेगा। और वैसे भी कॉस्ट रिकॉर्ड किस लिए बनता है? कॉस्ट रिकॉर्ड अपना सेटिस्फैक्शन के लिए, कि यार मेरा जो प्रोडक्ट है सही अमाउंट में मैन्युफैक्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर मार्जिन कितना ऐड करूं, कॉम्पिटिटिव प्राइस में कैसे दूं, सब चीज के लिए आपको कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड का दरकार है। कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपको ये पता चलता है कि सही अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल लग रहा है कि नहीं, सही अमाउंट, कॉम्पिटिशन कितना कॉम्पिटिटिव। मान लो अगर एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो, मैं ये पेन बना रहा हूं, ये पेन 15 रुपए का है, लेकिन मेरा कॉम्पिटिटर 10 रुपया में बेच रहा है, तो मेरे को कॉस्ट रिकॉर्ड अपना देखना पड़ेगा कि मेरा कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या मेरे को कम बेसी करना चाहिए जिससे कि मेरा प्राइस भी 10 रुपया हो। ये कौन हेल्प करेगा? ये यार कॉस्ट अकाउंटेंट ही एक हेल्प कर सकता है, सीएमए ही एक हेल्प कर सकता है, कोई ऐसे कोई उठ के आके हेल्प नहीं कर सकता है, सीएमए ही हेल्प करता है। तो अगर ये करना है ना, तो ये तो सभी को करना है, ये सभी को करना है। ये आप और मैं, ये कोई और आके नहीं बताएगा कि यार ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही करेगा। अरे भैया, नॉलेज ही उसी के पास है और किसी के पास नहीं है। ये आप अपना सिलेबस पढ़ के देख लो ना, ये नॉलेज कौन देता है? कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को। ये इतना जबरदस्त सिलेबस जो है ना, ये आपको ये नॉलेज देता है। ये जो आपका स्टडी मटेरियल है, देखिए कितना एक्सटेंसिव, हम लोग कॉस्ट को ही लेके बात करते हैं, हर जगह कॉस्ट कॉस्ट है। तो यार आपसे अच्छा कॉस्ट कोई नहीं जानता है, तो ये घबराने का दरकार नहीं है। ये लिमिट चाहे अगर 75 का अगर 750 करोड़ भी हो जाएगा ना, तो भी आपका काम कहीं नहीं जाएगा, धंधा कहीं नहीं जाएगा, धंधा आप ही के पास रहेगा, ठीक है। The class of companies engaged in production of goods and rendering of services as specified in CC have an aggregate turnover of product or services of rupees 75 crores or more। बोल रहा है पिछला 3 साल में से कोई भी एक साल में अगर 75 करोड़ से ज्यादा हो गया ना, 75 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया, तो फिर आपको भैया कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ेगा और कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब भी कॉस्ट रिकॉर्ड का बात करेंगे तो कॉस्ट ऑडिट भी करेंगे। और एक बात जरूर से, ये रिकमेंडेशन है बाबू, ये रिकमेंडेशन है, ये अभी तक लॉ नहीं बना है। लॉ बनने के लिए एमसीए को पहले पब्लिक कमेंट्स जो आएगा उसको देखेगा, फिर उसके बाद क्या क्या रिकमेंडेशन आया उसके ऊपर पब्लिश करेगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 3 साल में से एक साल में आपका टर्नओवर अगर हो गया ना 75 करोड़, तो आपको कॉस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड मेंटेन करने का दरकार है। पहले क्या होता था कि एक बार कॉस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड, आप एक बार आप कॉस्ट रिकॉर्ड करा बना लिए तो आपको सालों साल जिंदगी भर बनाना पड़ेगा, लेकिन अब क्या बोल दिया, 3 साल का देखा जाएगा। 3 साल में से एक साल अगर आपका 75 करोड़ से कम है टर्नओवर, तो एक 75 करोड़ या 75 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड या ऑडिट मेंटेन करना पड़ेगा। फिर वापस से 3 साल का देखा जाएगा, 3-3 साल का ब्लॉकेज कर दिया, 3-3 साल का ब्लॉकेज कर दिया। अब यार एक बार आप कॉस्ट रिकॉर्ड का फायदा अगर समझ गए कि यार कॉस्ट रिकॉर्ड से इतना फायदा हो रहा है, मेरे को प्राइस डिसाइड करने में हेल्प कर रहा है, मेरे को ये हेल्प कर रहा है, मेरे को वो हेल्प कर रहा है, तो यार वैसे भी कंपनी छोड़ेगा नहीं कभी भी, कॉस्ट अकाउंट को रख के रखेगा। भैया ठीक है, कॉस्ट ऑडिट नहीं कराना है, रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करना है, मैं रख के रखता हूँ। वैसे भी यार जिसका 3 साल में 75 करोड़ टर्नओवर हो गया और बाद में 75 करोड़ से कम हो गया, वो क्या ही आपको कुछ देगा, जिसको उसका तो कंपनी नीचे गिर रहा है ना। तो आपको हर समय बढ़ता हुआ कंपनी को अपना साथ बनाना है, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ोगे, ओके। और यार ये टर्नओवर का बात हो रहा है, प्रॉफिट का बात नहीं हो रहा है। टर्नओवर ऐसे इतना जल्दी कम बेसी नहीं होता है, टर्नओवर बढ़ता ही रहता है, किसी का कम नहीं होता है। अचानक से टर्नओवर कम हो जाएगा क्या? इम्पॉसिबल है, ओके। अब बोल रहे हैं ना, पहले जो एमएसएमई को आपका जो बेनिफिट मिलता था ना, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बोल रहा है अब मीडियम एंटरप्राइजेस को भी बेनिफिट मिलेगा जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा 75 करोड़ तक का, ठीक है। वो तो यार यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना 75 करोड़ का टर्नओवर होगा, तब फिर आपको कॉस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड मेंटेन करने का दरकार है, नहीं तो नहीं मेंटेन करने का दरकार है ना। अब बोल रहा है फॉर्मेट चेंज किया है, ठीक है।
फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, फॉर्मेट फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड बोल रहा है कि फॉर्मेट चेंज किया एज पर कस्टम टैरिफ हेडिंग, हम लोग को सीसीआरए कोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही चीज को बार बार बोल रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है मेजर सेलेबल प्रोडक्ट का आप बना सकते हो कॉस्ट रिकॉर्ड मे बी मेंटेन्ड एंड कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट मे बी रिपोर्टेड फॉर एवरी मेजर सेलेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर सीटीए कोड। मान लो क्या ना, मैं लेदर शूज बना रहा हूँ, और लेदर शूज बना रहा हूँ ना मैं, कोई पर्टिकुलर सीटीए हेडिंग में है वो। ठीक है, अब मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, नहीं तो मैं सीटीए कोड भी दिखाता आपको कि क्या है लेटर का। अब मान लो उस पर्टिकुलर सीटीए हेडिंग में, आप पर्टिकुलर सीटीए कोड में वो जो कोड है उसका प्रोडक्ट, मेजर सेलेबल प्रोडक्ट अंडर अ पर्टिकुलर मींस अ प्रोडक्ट विच कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल टर्न ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स आर कवर्ड अंडर अ पर्टिकुलर सीटीए कोड। बोल रहा है कि कोई प्रोडक्ट, मान लो आप उसी सीटीए कोड के अंदर लेदर शूज भी बना रहे हो, और एक लेदर का कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, फिर और कोई एक लेदर का प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, या फिर देखो आप मान लो ऐसे कर रहे हो, आप शूज बना रहे हो, ठीक है, एक कंपनी होता है ना जो शूज बनाता है, जैसे बाटा वाटा है, अब वो लेदर का भी शूज बनाता है, क्लॉथ का भी शूज बनाता है। ठीक है, और अलग अलग टाइप का प्लास्टिक शूज भी मान लो बनाता है, अलग अलग तरीके का शूज बनाता है, सब शूज के अंदर आएगा, एक ही टैरिफ हेडिंग के अंदर आएगा। अब मान लो क्या होता है ना, ये लेदर शूज जो है ना, लेदर शूज, ठीक है, ये 5% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 5% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो इसका कॉस्ट रिकॉर्ड आप अलग से बना सकते हो। इसका कॉस्ट रिकॉर्ड बोल रहा है मे बी मेंटेन एंड मे बी रिपोर्टेड फॉर एवरी मेजर सेलेबल प्रोडक्ट। तो आपका ये मेजर सेलेबल प्रोडक्ट है ना, भले ही आपका टर्नओवर 75 करोड़ से कम है, तो बोल रहा है लेकिन ये जो प्रोडक्ट है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर सीटीए हेडिंग का 5% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है ना, तो आप इसका बना सकते हो। क्यों बनाने के लिए बोल रहा है? क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट है आपका, मेजर सेलेबल प्रोडक्ट है। अगर इसका प्रोडक्ट आपका कम होगा ना, तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट के लिए बनाने का दरकार है। ओके, अब बोला सीआरए 1 का जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है आर एडुकेट फॉर गाइडेंस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। बोला सीआरए 1 के अंदर में आपको कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि हेल्थ केयर के लिए, टेलीकॉम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए अलग तरीके का फॉर्मेट हम लोग लेके आएंगे इन कंसल्टेशन विद एमसीए। ठीक है, एमसीए के फॉर्मेट लेके आएंगे किसका, हेल्थ सेक्टर में अगर कोई है, हेल्थ सेक्टर में है, टेलीकॉम में है, उन लोग के लिए हम लोग अलग अलग तरीके का फॉर्मेट लेके आएंगे। ठीक है, और बोला सीआरए 3 बेस्ड ऑन द सजेशन रिसीव फ्रॉम द स्टेक होल्डर कमिटी रिवाइज द एग्जिस्टिंग सीआरए 3 फॉर्मेट। बोला सीआरए 3 फॉर्मेट को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अरे भैया ये रिवाइज करोगे ना, कुछ कुछ चेंज हो जाएगा, अरे वो वैल्यू एडिशन का सम चेंज हो जाएगा, पढ़ा देंगे, दोबारा पढ़ा देंगे, नया फॉर्मेट आया तो उससे पढ़ा देंगे। सीआरए 3 के अंदर ये तो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वैल्यू एडिशन, जो हम लोग का बहुत मेजर चंक है, उसी से सबसे ज्यादा सम्स आता है। तो यार ठीक है, अगर इसमें चेंज आया तो पढ़ा देंगे, अभी तो नहीं आएगा, साल डेढ़ साल बाद आएगा, पढ़ा देंगे। ठीक है, अब बोला while filing CRA form with the central government, the company has to mandatorily attach a copy of CRA 3 duly signed by the cost auditor। ये लो, यहाँ रोल बढ़ गया कॉस्ट ऑडिटर का। बोल रहा है CRA 4 में जब सबमिट करोगे तो CRA 3 उसमें अटैच करना पड़ेगा, ड्यूली साइंड बाय कॉस्ट ऑडिटर, ड्यूली साइंड बाय कॉस्ट ऑडिटर। पहले क्या होता था, कॉस्ट ऑडिटर क्या करता था, अपना रिपोर्ट किसको देता था, कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट देता था बीओडी को, बीओडी किसको सबमिट करता था, गवर्नमेंट को, बीओडी किसको सबमिट करता था, गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट को सबमिट करता था अंडर सीआरए 4 ना, फॉर्म सीआरए 4 अटैच करता था। अब बोला कि भैया फॉर्म सीआरए 4 में वो लोग को अटैच करना पड़ता था सीआरए 3, तो वही है, अब यहाँ पे बोल दिया साइन करके अटैच करेगा। ठीक है, मैंडेटरी हो गया, मैंडेटरी अटैच करना होगा। ठीक है, अब हो रहा है कुछ एडिशनल रिपोर्ट आपका फर्निश करेगा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में, टू बी फर्निश्ड रिपोर्ट्स इन एडिशन टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, टू बी सबमिटेड बाय द कॉस्ट ऑडिटर टू द बोर्ड। तो पूरा कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड को सबमिट करेगा अलग अलग चीज। ठीक है, कमिटी इन प्रिंसिपली एग्री दैट सम की परफॉर्मेंस पैरामीटर में बी प्लेस्ड इन द बोर्ड एंड ऑडिट कमिटी अकॉर्डिंगली। तो बोला ऑडिट कमिटी को ऑडिट कमिटी को कुछ कुछ रिकमेंडेशन है, पैरामीटर है वो देगा। ठीक है, रिकमेंडेशन टू इंक्लूड की परफॉर्मेंस पैरामीटर विच इज गिवन अंडर ऑब्जर्वेशन ऑन सजेशन 3 ऑफ द सीआरए 3। बोला आप सीआरए 3 में जो चेंजेस लाए ना, उसमें एक नया की परफॉर्मेंस पैरामीटर है। बोला की परफॉर्मेंस पैरामीटर भी आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट उनका की परफॉर्मेंस पैरामीटर है, जिससे उसका प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो ये सारा चीज यहाँ पे बताना है। ओके, अब बोल रहा है डिस्क्लोजर इन द बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट में अलग अलग डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, वेदर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट रिकॉर्ड इज एप्लीकेबल ऑन द कंपनी और नॉट। ये सब तो देते ही है ना अभी भी कि कंपनी रिकॉर्ड। ठीक है, अब देखो ये वाला जो चीज है ना, जो फिक्की फिक्की कर रहे थे ना, फिक्की फिक्की, अरे फिक्की ने ये बोल दिया, फिक्की ने वो बोल दिया, ये कमेंट आपका उसी के लिए है। ठीक है, इसीलिए बोला था लास्ट तक देखते रहो, लास्ट तक देखोगे तो ही मजा आएगा। अब देखो फिक्की ने हमको बोल दिया ना, अरे कॉस्ट ऑडिट चला जाएगा, कॉस्ट ऑडिट का कोई दरकार नहीं है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। अरे फिक्की ने करा था ना रिकमेंडेशन, ये देखिए ये तो था फिक्की का बात, यही तो था। आप लोग इसी के लिए तो रो रहे थे, सर फिक्की ने बहुत गलत बोला, एकदम गलत बोला, एकदम गलत बोला फिक्की ने, यार फिक्की ऐसा क्यों किया मेरे संग, बहुत गलत किया। देखो
यही तो था फिक्की का रिकमेंडेशन। देखो क्या बोला था, फिक्की बोला था ना, कॉस्ट ऑडिट वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, प्राइस कंट्रोल, चेक फॉर सर्टेन की इंडस्ट्रियल पैरामीटर। ओके, तो ये इसमें क्या बोला कि फिक्की सबमिट दैट कॉस्ट ऑडिट रिक्वायरमेंट शुड बी वेव्ड ऑफ, बोला डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, बिकॉज कॉस्ट ऑडिटर जो कॉस्ट ऑडिट है कारों के अंदर में, एक कंपनी ऑडिटर भी जो होता है उसको बोलना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि कॉस्ट ऑडिट ठीक से मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसलिए बोला कि यार जब कंपनी ऑडिटर कर रहा है तो कॉस्ट ऑडिटर क्यों करेगा। ये जो बोल रहा है भैया, बात तो बोला था, और इससे क्या हो गया, बहुत दिल पे ठेस लगा था ना सबको, अरे यार ये क्या बोल दिया। तो भैया आपके लिए तो ये कमेटी बनाया गया है, ये कमेटी का किसी का भी बात सुन के कुछ भी डाल देगा क्या रिपोर्ट में? नहीं, नहीं डालेगा। ये देखिए क्या डाला है। इसके बाद सब यही गाना होगा, जीना क्या जीवन से हार के, नहीं बाबू आप जीत गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, Caro certificate in respect of maintenance of cost record under section 148 of the Companies Act is infructuous and amount to duplication and adding to the cost of compliance. Therefore, the committee recommends deletion of this clause from the Caro report. कारो रिपोर्ट में नहीं आएगा अब ये भैया, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट ये काम करेगा, अब कंपनी ऑडिटर नहीं करेगा। कारो रिपोर्ट में ये वाला बात नहीं जाएगा, मत जाने दो भैया, हमको तो कारो रिपोर्ट से कोई मतलब ही नहीं है, कारो से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, तो कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो कॉस्ट मैनेजमेंट और अकाउंटेंट को नहीं दरकार है। हाउएवर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट में एग्जामिन इट कीपिंग इट ओवरऑल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड रूल्स आफ्टर होल्डिंग वैलिड वाइडर कंसल्टेशन। तो ये कमिटी क्या रिकमेंड किया भैया, कारो रिपोर्ट से आप कॉस्ट ऑडिट को हटा दीजिए। एक कंपनी ऑडिटर नहीं बताएगा कि कॉस्ट ऑडिट ठीक से मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है, कॉस्ट ऑडिटर बताएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर बताएगा, तो कारो रिपोर्ट में दरकार नहीं है, कारो रिपोर्ट में दरकार नहीं है, यहाँ पे दरकार है, एक कॉस्ट ऑडिटर को दरकार है। ठीक है, कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट बना रहा है ना, कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट तो बना रहा है, कॉस्ट ऑडिटर अपना रिपोर्ट बना रहा है, तो क्यों आप कंपनी ऑडिटर को बोल रहे हो नहीं दरकार है? तो फिक्की जाओ भांड में, तुमको क्या मतलब है यार, तुमको क्या मतलब है? तुमने रिकमेंड कर दिया ना, ठीक है, तुम्हारा रिकमेंडेशन कमेटी ने नहीं सुना, हम लोग का रिकमेंडेशन सुना, क्योंकि आईसीएमआई हम लोग के संग है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, आपका प्रोफेशन तो जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ठीक है, अब बोले ऑडिट कमेटी क्या करेगा, ऑडिट कमेटी करेगा एग्जामिनेशन रिव्यू ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट एंड कॉस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू बी इंक्लूडेड इन द फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी। तो बोला ऑडिट कमेटी क्या करेगा, कॉस्ट ऑडिटर का जो रिपोर्ट है उसको एग्जामिन करेगा और रिव्यू करेगा। ठीक है, ओके। अब बोले अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर एंड सबमिशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, तो बोले अपॉइंटमेंट कमिटीज ऑफ द व्यू दैट द अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रोटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर एंड फिक्सिंग ऑन कैप ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉस्ट ऑडिट बाय कॉस्ट ऑडिटर मे बी डन इन लाइन विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। बोला ले वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपके अब बगल में आके, आपके सामने बैठ के, आपका सीट में बैठ के हम आपसे आंख से आंख मिला के बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों जन कॉस्ट ऑडिटर हो चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिटर, दोनों एक वाइटल रोल प्ले करता है नेशन बिल्डिंग के लिए। ठीक है, हम किसी को भी कम नहीं बोल सकते, हम सब बराबर है। ठीक है, हम सब बराबर है, हम सब एक संग है, साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ में देश को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग का काम नेशन बिल्डिंग की तरफ है। ठीक है, और हम सीएस के संग भी हाथ मिलाएंगे। सीएस को भी देखिए अभी यही पावर दिया जा रहा है, कंपनी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस को भी आप रिमूव, अब नॉर्मल बोर्ड नहीं कर सकता है, आपका कौन रिमूव करेगा, शेयर होल्डर्स लोग रिमूव करेगा। तो जैसे शेयर होल्डर अपॉइंट करता है एक स्टैट ऑडिटर को, वैसे ही शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा एक कॉस्ट ऑडिटर को। ओके, द मैथड और अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी वो एमसीए सीएनएजी से करवाता है। ठीक है, प्रोविजन रिलेटिंग टू रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिटर का क्या बोला, रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर इज टू बी डिटरमाइंड एज मेंशन इन द एंड नॉट रेटिफाइड एज मेंशन इन द कंपनीज एक्ट बाय द मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स लोग डिसाइड करेगा रेम्यूनरेशन। ठीक है, मेंबर्स लोग रेम्यूनरेशन डिसाइड करेगा और मेंबर्स लोग ही पे करेगा। ठीक है, और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा अपने को, समझ में आया? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट कर दिया, मैंडेटरी कर दिया। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज वे गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव थ्रू प्रोडक्ट लिंक इन्वेस्ट इंसेंटिव स्कीम, उसमें भी डाल दिया। टू इंप्रूव यूजफुलनेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, अलग अलग तरीके का यूजफुलनेस बताया गया है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्टिंग सेक्टर्स फॉर रिव्यू ऑफ कॉस्ट ऑडिट, पूरा पीरियोडिक बेसिस में क्या होगा, अब रिव्यू होगा। लो और काम बढ़ गया, एक कॉस्ट ऑडिटर तो कर रहा है रिपोर्ट को, एक कॉस्ट ऑडिटर तो रिपोर्ट बना रहा है और एक कॉस्ट ऑडिटर रिव्यू भी कर रहा है, तो दो दो आदमी एक कंपनी में, दो दो आदमी घुसा दिया। देखो सेक्टोरल रिव्यू होगा, देखा, सेक्टोरल रिव्यू होगा, सेक्टोरल रिव्यू होगा, फिर सेक्टोरल रिव्यू टू बी डन बाय द रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री इन कंसल्टेशन विद द कॉस्ट ऑडिट ब्रांच ऑफ द एमसीए। तो बोला आप देखो, अब आपको एम्पैनलमेंट किया जाएगा। ठीक है, समझो,
अब जो आदमी प्रैक्टिस कर रहा है ना कॉस्ट ऑडिट, उसके लिए तो और बड़ा चीज हो गया ना। अब आपको क्या किया जाएगा, एम्पैनल किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एम्पैनल। अब आपको क्या किया जाएगा, एम्पैनल किया जाएगा फॉर सेक्टोरल रिव्यू। आप जाते हो एमसीए में जाके अपने आप को रजिस्टर कर दो। आप क्या करोगे, आपको एम्पैनल में बनाया जाएगा, एक एम्पैनलमेंट किया जाएगा, और एम्पैनल में जो जो आदमी लोग को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्टोरल रिव्यू। सेक्टर में पर्टिकुलर सेक्टर का, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, जूट सेक्टर हो गया, कॉटन इंडस्ट्री हो गया, अलग अलग सेक्टर का रिव्यू किया जाएगा कि वो लोग बढ़िया से अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं कि नहीं। अब रिव्यू कैसे होगा, पर्टिकुलर सेक्टर को सिलेक्ट किया जाएगा, रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा उसमें से कुछ कंपनीज लोग को, और उन लोगों का सेक्टोरल रिव्यू होगा, पीरियोडिक रिव्यू होगा। और वो कौन करेगा, वो भी कॉस्ट ऑडिटर करेगा। तो देखो और काम बढ़ रहा है ना, और काम बढ़ रहा है, काम ही काम है यार, टाइम नहीं मिलेगा। कितना साल में होगा, एवरी ईयर 2 to 3 सेक्टर में बी टेकन फॉर रिव्यू। हर साल 2 से 3 सेक्टर होगा, एक एक सेक्टर में कितना सारा कंपनीज है, तो कितना काम बढ़ेगा सोचो। Periodic random review or examination of some cost audit report will improve the quality of cost audit report. The following factors shall be considered. Cost audit report of a financial year on sample base selected through computerized system. Computerized system से select किया जाएगा, और रिपोर्ट सिलेक्टेड में कवर एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सेक्टर कवर्ड अंडर कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। देखो अब रिव्यू भी किया जाएगा, पीरियोडिक रिव्यू किया जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अच्छा से बने, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट अच्छा से बने, इसलिए पीरियोडिक रिव्यू किया जाएगा। सेक्टर का रिव्यू किया जाएगा और एक कंप्यूटराइज रिव्यू किया जाएगा। पीरियोडिक कंप्यूटर अपने आप सिलेक्ट करके रिव्यू करेगा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। तो ये यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका कॉस्ट। देखो कितना जबरदस्त चीज, देखा आपका तो। और फिक्की का से क्या बात को मतलब है, फिक्की से कोई मतलब ही नहीं है ना। आपका रिकमेंडेशन देखिए क्या किया गया, रिकमेंडेशन क्या किया गया, फिक्की से कोई अपने को मतलब ही नहीं होना चाहिए। रिकमेंडेशन क्या किया गया कि भैया हमने रिकमेंडेशन किया कि नहीं, आप कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर से, कारो से हटा दो, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर से ही आप इसको हटा दो, हम लोग को दरकार नहीं है। कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर में ही बोला कि हटा दो भैया, हम लोग को दरकार नहीं है। एक कंपनी ऑडिटर हम लोग का काम को बोले कुछ भी, कंपनी ऑडिटर अपना काम करे, स्टैट ऑडिट हम अपना काम करेंगे, कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। तो और हमारे लिए प्लस पॉइंट है, तो घबराने का दरकार नहीं है। प्रोफेशन था, है और रहेगा, जीवन भर रहेगा, और कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट बनते ही रहेंगे, बनते ही रहेंगे, और इंडिया को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते रहेंगे। इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री विद द हेल्प ऑफ सीए, सीएमए एंड सीएस। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। घबराना नहीं है, क्योंकि हम आपके संग है, एमईपीएल आपके संग है, जीवन भर आपके संग रहेगा। अब मैं आप लोग का ये सेशन खत्म होने के बाद खुद रिकमेंडेशन करूंगा कि इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी, इट्स अ वेरी गुड पॉलिसी, इट्स अ प्लस स्टेप फॉर ऑल द सीएमएस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।